ईयर 1936 इराक के बगदाद सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई के वक्त उनको 2000 साल पुराना एक पॉट मिलता है, यानी कि घड़ा। लेकिन वो कोई नॉर्मल पॉट नहीं था, बल्कि उसको देख के क्लियरली पता चल रहा था कि वो पॉट 2000 साल पहले एक बैटरी की तरह ऑपरेट किया जा सकता था। वो घड़ा, उसका स्ट्रक्चर, उसके साथ मिली हुई कुछ चीजें थी जिन सबको जोड़ के एक आज के मॉडर्न बैटरी जैसी बैटरी हम बना सकते थे। तो इस चीज को देख के सबके दिमाग में सबसे पहले तो यही बात है कि बैटरी का जो इन्वेंशन है वो हाल फिलहाल का है या फिर ये हजारों सालों से ही हमारे मानव सभ्यता का एक हिस्सा रही है। तो इसी को देखते हुए आज हम टॉपिक कवर करेंगे बैटरी का। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप जैसे भी सब बढ़िया होंगे यार। मैं आज के लिए वीडियो लेकर आए और आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि आज की जो लेटेस्ट बैटरी है लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑपरेट किस तरीके से करती है, साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह से इन्वेंट हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरीज की हिस्ट्री के बारे में कि बैटरी किसने इन्वेंट की थी, उसके पीछे स्टोरी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो जान लेते हैं। तो ये बात है 1790 की। ये 1790 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था लुइजी गैल्वानी। तो लुइजी गैल्वानी जो है एनाटॉमी के प्रोफेसर होने की वजह से उनके लैब में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पड़े होते थे एनिमल के, मतलब मेंढक के टांगे वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें उनके लैब में पड़ी होती थी। बहुत सारे एनिमल्स मरे हुए रहते थे उनके लैब। तो उनका एक असिस्टेंट था। तो उनका एक असिस्टेंट जब लैब में काम कर रहा था तो उसके हाथ में स्कैल्पल था। स्कैल्पल आपको पता होगा, एक सर्जिकल इक्विपमेंट है, ब्लेड होता है जिससे सर्जरी वगैरह होती है। तो स्कैल्पल उसके हाथ में था। जब वो मेंढक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था स्कैल्पल से, जब उसने स्कैल्पल को उसको टच किया तो मेंढक के जो पैर है अपने आप हिलने लगे। मेंढक हल्का सा उछल गया, जबकि मेंढक तो मर चुका था। तो ये बात जब गैल्वानी ने देखी तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि ये कैसे हो रहा है। ये बात है तकरीबन 1790 के टाइम पे। वो टाइम पे कुछ इन्वेंशन हुए नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो वो टाइम पे ये सब चीजें होना बहुत ही क्यूरियस चीज थी। तो गैल्वानी ने क्या किया कि इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए उन्होंने क्या किया, जो आसमान में जो बिजली कड़कती है उसको मेटल में स्टोर कर लिया। अब सबको पता है कि वो टाइम पे जो हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट था हल्का फुल्का क्लियर था, लोगों को पता था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इस वजह से गैल्वानी ने क्या किया, ये जो आसमान में बिजली कड़कती है उसको मेटल में स्टोर कर लिया। और उससे क्या किया, मेंढक को लैब के बाहर लेके आया, जो मरा हुआ मेंढक था कटा हुआ, उसको उसने बिजली के झटके दिए उससे। तो उससे बिजली के झटके देने की वजह से मेंढक उछलने लग गया, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बाद में उनकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई इस विषय में। गैल्वानी ने फिर आगे चल के और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए उस मेंढक के साथ। तो एक बार क्या हो गया, उन्होंने उस मेंढक को जो है लटका के छोड़ दिया था अपने बालकनी में। और उस टाइम पे मौसम वगैरह पे बहुत ज्यादा क्लीन था, कोई बिजली वगैरह नहीं चमक रही थी, नॉर्मल इन्वायरमेंट था। और वो आप थे नॉर्मली, और वो मेंढक लटकाए हुए थे। तो क्या होगा, अचानक से उन मेंढक के पैर में फिर से मूवमेंट होने लगी। जिस तरीके से उनको शॉक देने के बाद जो मूवमेंट होती थी वो फिर से होने लगी। गैल्वानी ने देखा और कहा कि अभी तो कोई ना लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही है, ना ही कोई चीज आसपास इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो फिर ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनको लगा कि शायद हमारे एटमॉस्फेयर में ही कोई इलेक्ट्रिसिटी रहती होगी जिसकी वजह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी डीप रिसर्च करने का सोचा। तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात ये आई कि क्या हो गया था, जिस मेंढक को उन्होंने लटका के रखा था, जिस मेटल से लटका के रखा था, वो हुक अलग मेटल का था। और जिस रेलिंग पे, यानी कि जो बालकनी में रेलिंग होती है सपोर्ट के लिए, वो जिस चीज से बनी थी वो मेटल अलग था। तो उनको लगा शायद ये दो अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन से ही कुछ हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस मेंढक को लैब के अंदर लेके गए और दो अलग अलग तरह के मेटल्स लिए और मेक श्योर किया कि आसपास कोई भी तरह की इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ना हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं हम। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, जब हम बचपन में बालों को कंघी वगैरह रफ करते थे, उसके बाद में पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हमने स्कूल में सबने पढ़ा है। तो उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना हो, उसके लिए उन्होंने आसपास की सारी चीजें हटा दी और फिर उन दो अलग अलग मेटल को फिर से टच करके देखा उस मेंढक को। तो वो मेंढक में फिर से हलचल हो गई, मेंढक फिर से उछलने लगा। तब जाके उनको बहुत डीप ख्याल आया और उस डीप ख्याल में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि शायद ये जो मेंढक है ये भले ही मर गया है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम दो अलग अलग तरह के मेटल से टच करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह का ख्याल उनके दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, इस चीज को पब्लिश कर दिया कि जो कोई भी ऑर्गेनिक चीज होती है, यानी कि कोई ह्यूमन बॉडी का पार्ट हो गया या फिर कोई एनिमल बॉडी का पार्ट हो गया,
उसके अंदर कहीं ना कहीं अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, जिसे हम दो अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन से एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लॉजिकली ये कंक्लूजन बहुत ही बकवास था और बहुत ही इलॉजिकल था, लेकिन वो टाइम पे जब डीप रिसर्च हुई नहीं थी तो उनको ये लगा, तो उन्होंने ये थ्योरी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया। इस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था, ये जो थ्योरी बनाई थी, ये वो टाइम पे बिना व्हाट्सएप के ऐसी फैली कि सबको लगने लग गया कि हाँ, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी एनिमल के बॉडी के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। हम उसका कोई पार्ट अलग भी कर दे तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे इटली में और पूरे वर्ल्ड में एक तरह से डेवलप हो गया था गैल्वानी की वजह से। और आपको पता ही होगा, इन सब चीजों के बीच में ही आपने एक बहुत ही पुराना नॉवेल आपने सुना होगा, फ्रैंकेनस्टाइन नाम था उसका। तो उसका भी कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो इसी से बना है। वो उसी टाइप की बात है जब ये थ्योरी पब्लिश हो गई थी और बहुत लोगों को इस पर ट्रस्ट हो गया था। तो वो टाइम पे एक नॉवेल भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइन। आपको पता होगा शायद, अगर आपने देखा होगा तो। देखिए, एट द एंड एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी थी बकवास, ठीक है। गैल्वानी को मिसकंसेप्शन हो गया था कि एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और उन्होंने थ्योरी प्रपोज करके पूरे वर्ल्ड में फैला दी थी। अब थी तो सारी चीजें मिस इन्फॉर्मेशन, तो आगे चल के इसका तोड़ निकलना ही था। तो क्या हो गया कि वहीं पे जहाँ पे हमारे गैल्वानी वैज्ञानिक रहते थे, उनसे 300 किलोमीटर दूर इटली में ही कोमो नाम का एक जगह है। तो कोमो नाम की जगह पे एक वैज्ञानिक थे जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, पब्लिकली भी किया करते थे काफ़ी एक्सपेरिमेंट। तो उनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा। तो एलेसैंड्रो वोल्टा तक जब ये बात पहुंची कि एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उन्होंने खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया। उन्होंने सेम गैल्वानी के एक्सपेरिमेंट अपने लैब में दोहराए। उन्होंने एक मेंढक को लाया, मरे हुए मेंढक को लाया, उनको अलग अलग मेटल से टच करके देखा, तो वाकई में उनके अंदर सेंसेशन हो रहा था, मूवमेंट्स हो रही थी। तो उसके बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा डीप रिसर्च की। तो डीप रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया, जिंदा मेंढक के साथ भी सेम चीज की। एक जिंदा मेंढक लाया उन्होंने और जिंदा मेंढक को भी अलग अलग दो मेटल से टच करके देखा। तो पता चला भाई साहब, जिंदा मेंढक को भी बिजली के झटके लगने लग गए, वो भी उछलने लग गया। तो वोल्टा के दिमाग में ये चीज आई कि जिंदा मेंढक को तो अगर इलेक्ट्रिसिटी अंदर है मेंढक के, तो दो धातु से एक्टिवेट होने की क्या जरूरत है, मेंढक तो जिंदा है। तो दो अलग अलग मेटल को टच करने से ऑलरेडी जिंदा मेंढक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फिर से डेवलप हो सकती है। तो इसी से इनके दिमाग में आया कि नहीं, किसी एनिमल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की होती है, बल्कि जो अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन है, इनके अंदर ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का जादू है, जिस वजह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद वोल्टा जो है वो पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का सबसे मेन रीजन है बाय मेटेलिक कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग धातु, उनके कॉम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ना कि एनिमल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एक्टिव होती है। तो इस चीज को उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया। इन्होंने एक तरह से गैल्वानी के अगेंस्ट में एक वॉर डिक्लेयर कर दी कि आपकी जो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी वो सरासर बकवास है। एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बल्कि दो बायोमेटेलिक कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से एनिमल के पार्ट्स जो है वो टच करने के बाद में रिएक्ट करते हैं। आफ्टर दैट वही हुआ जो होना चाहिए था। वोल्टा और गैल्वानी, इन दोनों के बीच में एक तरह से एक जंग छिड़ गई। दोनों पब्लिकली एक दूसरे का विरोध किया करते थे, एक दूसरे के तर्कों पे अपने तर्क दिया करते थे। लेकिन टाइम के साथ जाते जाते जो गैल्वानी है, इनके दावे फीके पड़ने लग गए वोल्टा के दावों के आगे, क्योंकि वोल्टा के जो तर्क थे और जो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे और जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते थे, ऑब्वियसली सही तो वोल्टा एक थे। तो ऑब्वियसली बात है कि जो गैल्वानी है उनके तर्क खारिज होने लग गए और वो बहुत ही धुंधले से पड़ गए। वोल्टा ने अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए 1793 के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी पब्लिश कर दिया और उन्होंने इसमें लिख दिया कि नथिंग रिमेन्स ऑफ द थ्योरी ऑफ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद से देखा जाए तो वोल्टा की एक तरह से जीत हो गई थी इस टॉपिक पे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दो बायोमेटेलिक कॉम्बिनेशन से ही प्रोड्यूस होती है। फिर उसके एक साल बाद 1794 में वोल्टा को कॉपली मेडल से भी सम्मानित किया गया गैल्वानी के एनिमल थ्योरी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए।
इसके बाद जो वोल्टा है वो यहीं पे नहीं रुके, उनको किसी के थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के लिए अवार्ड नहीं चाहिए था, बल्कि उनको खुद से कुछ इन्वेंट करना था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया। तो एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते वक्त उन्होंने क्या किया, आज की जो मॉडर्न बैटरी है उसकी नींव रख दी। मतलब उन्होंने सबसे फर्स्ट जो मॉडर्न बैटरी है उसको इन्वेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, जिंक और सिल्वर इन दोनों के कॉइन के बीच में एक नमकीन पानी का भीगा हुआ कपड़ा जो है रख के एक के ऊपर एक टावर सा बना दिया, एक ढेर सा बना दिया, जिसको हम वोल्टाइक पाइल के नाम से जानते हैं। जो 11th-12th में साइंस में स्टूडेंट है उनको पता होगा, उनको पढ़ाया गया है इस बारे में। तो इस वोल्टाइक पाइल को ही आज के मॉडर्न बैटरी का जो है उसकी नींव कहा जाता है, उसका फाउंडेशन कहा जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पे आज की जो मॉडर्न बैटरीज है वो आज तक वर्क करते आ रही है। तो इसलिए आज तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को वोल्ट में मेजर करते हैं। ओके, तो हमने जान लिया अभी कि हमारी मॉडर्न बैटरीज की हिस्ट्री किस तरीके की थी, कि बैटरीज इन्वेंट किस तरीके की होती। अभी हम जान लेते हैं हमारी जो आज की मॉडर्न बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज। वैसे बैटरीज बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे स्मार्टफोन और जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनमें जो बैटरीज यूज होती है लिथियम आयन बैटरीज। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका वर्किंग मैकेनिज्म किस तरीके का है, ये किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसका क्या किस तरीके से इसका इंटरनल फंक्शन वर्क करता है। तो इस बारे में आगे जानते हैं अभी। तो आज की मॉडर्न बैटरीज किस तरीके से काम करती है, इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक नॉर्मल एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब हम जितनी भी चीजें हम पूरे यूनिवर्स में देखते हैं वो एटम से बनी है। तो इस बेसिक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको जान लेते हैं सबसे पहले। इसको जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और आज की मॉडर्न बैटरीज काम किस तरीके से करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसी एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। उसके अंदर होता है, न्यूक्लियस में जो बना होता है न्यूक्लियस वो बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, ठीक है। उसके बाद में एटम का जो आउटर सरफेस होता है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन्स से। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो न्यूट्रॉन्स है उनका कुछ काम नहीं है, वो एक तरह से एक बैलेंस चार्ज जिसे कह सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जो आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए ये जो नेगेटिवली प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक अगर फ्लो होता है तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो एटम्स है, तो एटम के बीच में हमने कोई कॉपर का तार लगा दिया है और अगर इस एटम से होते हुए इस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के अगर दूसरे एटम की तरफ उस वायर के थ्रू जा रहा है, उस कॉपर तार के थ्रू जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उस तार से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो आगे बात समझ में। तो ये एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमने एटम्स के बारे में जान लिया, उसका स्ट्रक्चर जान लिया। अब हम जान लेते हैं आयंस किसे कहते हैं। तो देखिए कोई अगर एटम है, मान लीजिए लिथियम का एटम, तो लिथियम के एटम के सेंटर में 3 मान लीजिए प्रोटॉन है, उसके आउटर सरफेस पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जितने प्रोटॉन उस एटम के न्यूक्लियस में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर सरफेस पे होंगे, जिससे उसका चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये हो गया एटम का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें अभी क्या हो गया, हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के चक्कर में इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा के बाहर भेज दिया। तो अभी क्या हो गया, उसके न्यूक्लियस में है 3 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 2 ही। तो इस टाइम पे क्या हो गया, प्रोटॉन का जो काउंट है वो ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से उसके अंदर जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज हो गया कम इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन्स है वो बढ़ गए। इस वजह से उस पूरे एटम में डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो एटम हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो इसी पॉजिटिवली चार्ज को हम कहते हैं आयन। अब इसका मान लीजिए उल्टा कर लीजिए, अगर मान लीजिए लिथियम के एटम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से ऐड करते हैं, तब उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 4, उसके सेंटर में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो हो गए 3। तो इस बार हो गया इलेक्ट्रॉन्स का पकड़ा भारी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका काउंट ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ने के से उस पर्टिकुलर एटम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज एटम, और इसी को हम कहते हैं आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, इसी को कहते हैं आयन। अब एटम को समझ लिया, आयन को समझ लिया, अब जान लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है जान लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जिसके न्यूक्लियस पे जितने प्रोटॉन है उतने ही उसके
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने का काम करता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड किसी का स्ट्रांग हो सकता है, किसी का हो सकता है वीक, हो सकता है कोई बहुत अच्छी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखते हैं तो हम कहेंगे उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और किसी किसी में ये कैपेसिटी कम होती है तो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मतलब एटम है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है आप उसको खींचने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश कीजिए, तो अगर आसानी से नहीं दे रहा है, उसको लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा है। और मान लीजिए किसी एटम के अंदर से हम जो है इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसी को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। बेसिकली एटम के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की क्षमता, उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसी किसी एटम में कम हो सकता है तो किसी किसी एटम में ज्यादा हो सकता है। तो इस रिडक्शन पोटेंशियल से आपको एक चीज समझ में आती है कि हमारे जो आसपास जितने भी अलग अलग तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें एक खासियत होती है। मतलब कुछ कुछ जो एटम होते हैं ना, मतलब कुछ कुछ मटेरियल होते हैं या फिर कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, उनमें जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब वो चाहते हैं कि ले जाओ भाई, हमारी तरफ से ले जाओ, दिलदार आदमी होते हैं बहुत ज्यादा कि ले जाओ हमसे इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ। और कुछ कुछ होते हैं बहुत ज्यादा लालची, यानी कि मतलब भाई हमको तो चाहिए, तो किसी किसी की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, साला कहीं से तो मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो मैं खींच लूं। ठीक है, तो ये इस तरह के दो तरीके के मेटल जो है हमारे जो आसपास के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, कि कुछ कुछ मेटल की जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, तो किसी किसी मेटल की इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम बेस्ट मटेरियल ढूंढ पाते हैं हमारे बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर यूज के लिए, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी रखते हैं ना, तो उनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि देने की टेंडेंसी है तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जैसे कि हमने बात की। तो उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज होने की टेंडेंसी उनमें अच्छी तरीके से, तो उनको हम कहते हैं एनोड। और जो लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखते हैं ना, कि जिनको चाहिए हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस, तो उनमें चार्ज ज्यादातर डेवलप होता है नेगेटिव, तो उनको हम कहते हैं कैथोड। तो जैसे आपको पता है ना बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इसी को एनोड और कैथोड कहते हैं। प्लस टर्मिनल है उसको हम एनोड कहते हैं, जो माइनस टर्मिनल है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जान लिया कि हमारे आसपास किस तरीके की चीजें मौजूद है जिससे हम एक बैटरी को बना सकते हैं, और आज की जितनी भी बैटरीज बनती है वो इन कॉन्सेप्ट पे ही बनती है। तो अभी जान लेते हैं हम आगे कि इन सब चीजों का यूज करके बैटरीज किस तरीके से बनती है, वो किस तरीके से इंटरनली ऑपरेट होती है। बेसिकली बैटरीज का मैकेनिज्म अभी हम समझते हैं आगे कि इन चीजों को किस तरीके से हम अरेंज करेंगे जिससे एक बैटरी प्रॉपर वर्क करने लग जाएगी। तो जानते हैं आगे इस बारे में। तो बैटरी का स्ट्रक्चर इस तरीके से, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक होता है एनोड पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा होता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज चाहिए तो ऑब्वियसली हम लिथियम को यूज करेंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो एनोड साइड में हम लिथियम को रखते हैं ग्रेफाइट के साथ में। अब ग्रेफाइट क्यों रखते हैं? जो ग्रेफाइट है वो जो लिथियम के एटम्स है उनको स्टेबल रखता है थोड़ा, इस वजह से हम ग्रेफाइट का उसमें यूज करते हैं। तो ये बन गया हमारा एनोड। अब हमें चाहिए कैथोड, तो कैथोड के लिए हम यूज करते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड की यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस वजह से उसका जो कैथोड है उसको हम बनाते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड से। तो बन गया आपका ये बन गया एनोड और ये बन गया आपका कैथोड। अब हम इन दोनों के बीच में एक लगा रहे हैं सेपरेटर। सेपरेटर का काम है इन दोनों को कॉन्स्टेंटली मिक्स नहीं होने देना, क्योंकि वैसे तो बैटरी में ब्लास्ट हो जाएगा, रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा। इस वजह से इन दोनों के बीच में हम एक लगाते हैं सेपरेटर, और साथ ही साथ इसमें रखते हैं हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या काम है वो आगे जानते हैं। अब देखते हैं बैटरी वर्क किस तरीके से करती है। तो जैसे ही हम बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, तो बैटरी अब डिस्चार्ज होगी, मतलब बैटरी का यूज होगा, उसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, बीच में अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो बैटरी वैसी की वैसी रहेगी। तो जैसे ही हमने स्विच दबाया या फिर कोई भी लोड दिया बैटरी के स्ट्रक्चर में, या फिर कोई बल्ब लगा दिया नॉर्मल सा, तो क्या होता है, जो लिथियम साइड होता है, जो एनोड है, लिथियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है देने की कोशिश करता है कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि हमारे कैथोड को। तो जब इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो वायर के थ्रू जाता है, तो हमारा जो लोड है
जैसा हमारा बल्ब है उसको वो रोशन कर देगा और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड तक पहुंचा देगा। अब इस वजह से क्या हो गया, जो हमारे इसमें जो लिथियम था उसमें आ गया अभी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो बेसिकली ये लिथियम जो है, लिथियम का एटम जो है ये कन्वर्ट हो गया लिथियम आयन में। अब काम शुरू होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट का। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जो ये लिथियम का जो आयन बना है इसको अपने थ्रू पास होने देता है कोबाल्ट ऑक्साइड तक, यानी कि हमारा जो कैथोड है वहां तक जाने के लिए ये इसको अलाउ कर देता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट की खासियत ही वही है कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को कभी जाने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता, वो सिर्फ आयन्स को पास होने देता है। इस वजह से जो इसमें जो लिथियम के जो आयन्स बने हैं वो पास होके कोबाल्ट तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे कैथोड तक पहुंच जाते हैं। अब लिथियम के जो आयन्स है वो जब इलेक्ट्रोलाइट से पास थ्रू होके कोबाल्ट ऑक्साइड तक जब पहुंच जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड में। ओके, तो उसके बाद में जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो पूरा लिथियम जो है वो आयन्स के रूप में आके कोबाल्ट ऑक्साइड तक पहुंच जाता है। तो ये हो गई, हमने बैटरी को पूरा यूज कर लिया। अब आती है बात बैटरी को चार्ज करने की। जब बैटरी को हम चार्जिंग पे लगाते हैं तब क्या होता है देख लेते हैं। अब जान लेते हैं जब हम बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं तब क्या होता है। जब बैटरी को हम चार्जिंग पे लगाते हैं तब ये सेम प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है। वो टाइम पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके डिस्चार्ज के टाइम पे कोबाल्ट ऑक्साइड की तरफ आए थे, यानी कि कैथोड की तरफ आए थे, तो वो अब रिवर्स वापस चले जाना शुरू कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करता है, वो उसमें प्रेजेंट जो जितने भी लिथियम के आयन्स है उसको भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू वापस भेज देता है। अब भाई साहब घर में वापस आ गए इलेक्ट्रॉन्स भी और लिथियम के आयन्स भी, तो ये वापस से मिक्स होके वापस से लिथियम के एटम्स बन जाते हैं और हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। तो इसी तरीके का जो साइकिल चलता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो ये सेम कॉन्सेप्ट आज के हमारे एडवांस लिथियम आयन बैटरीज में काम करता है। इस तरीके का उसका पूरा मैकेनिज्म होता है। ओके गाइस, तो एट द एंड आई होप आपको आज के मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज के बारे में काफी कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर से करना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक